सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा की नायब सरकार 2.0 के 100 दिन के कामकाज को लेकर हरियाणा का सियासी पारा हाई है। सीएम से लेकर नायब कैबिनेट के मंत्रियों तक, सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं से लेकर बीजेपी से जुड़े तमाम नेता पदाधिकारी 100 दिन के कार्यकाल को दमदार और बेहतरीन बता रहे हैं। तो विपक्षी पार्टियों की ओर से नायब कैबिनेट के कामकाज पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नायब सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है। तो सत्ता पक्ष के दावों और विपक्ष के आरोपों में कितना दम है, 100 दिन के दौरान क्या कुछ विकास हुआ की चर्चा होगी। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हरियाणा की नायब सरकार ने अपने 100 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है। 27 जनवरी को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 100 दिन के काम की जानकारी जनता को देंगे। दूसरी ओर सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर प्रदेश में सियासी पारा हाई हो चुका है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष इन 100 दिनों को विकास की बयार चलाने वाला बता रहा है, तो वहीं विपक्ष सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहा है। मैं 100 दिन के बाद प्रेस करने वाला हूं, आपको आमंत्रित करूंगा। आप वहां आइए और बिल्कुल लिखिए, फिर उसके अंदर दिखाइए भी हमने 100 दिन में क्या क्या काम किया। 100 दिन व्यर्थ किए हैं, कोई काम ही नहीं, कोई अचीवमेंट ही नहीं है। किस चीज का ब्यौरा मांग रहे हैं, कोई दिखाए तो सभी हमने ये किया है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, मतलब 13 पोस्ट निकली हैं पीएन की, वहाँ 5700 बच्चों ने किया जो कि वेल क्वालिफाइड है, एमए है, बीए है, एमफिल है, एमकॉम है, बीकॉम है। तो ये तो परिस्थिति है, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। कैबिनेट के तमाम मंत्री इन 100 दिनों को हरियाणा के विकास में ऐतिहासिक फैसला वाला बता रहे हैं, तो विपक्षी नेताओं के मुताबिक ये 100 दिन बेकार रहे हैं। हरियाणा में किसी तरह का कोई काम नहीं करवाया गया। इस तरह वार पलटवार का सिलसिला जारी है। 100 दिन में कोई सफलता मिली हो ऐसा तो कोई लगता नहीं। 100 दिन में इतना जरूर है कि जो इन्होंने वोट की खातिर जो 75,000 नए जो राशन कार्ड बनाए थे, 70%, 75,000 नहीं 75 लाख नए इन्होंने राशन कार्ड बनाए और अब उनको एक एक करके उनको काटा जा रहा है। उसी तरह से जो कौशल विकास रोजगार निगम जो पक्का करने की बात कर रहे थे, उनको हटाया जा रहा है। पहले तो उनको जब रेगुलर पोस्ट होने की बावजूद उनको पर्ची खर्ची से उनको लगाया, अब उनको हटाने में लगे हुए हैं। तो और कहते थे कि हम 24 फसलों का हम एमएसपी देते हैं, आज तक वो 24 फसलों के नाम नहीं गिना पाए। उन्हें तो 24 फसल में नारियल भी लिख रखा है, नारियल बहुत होता है हरियाणा में। 24 फसलें बताते हैं कि 24 फसलें हैं, एमएसपी दी, कौन सी है ये नहीं पता, और कितनी खरीदी ये नहीं बताया, कौन सी फसल कितनी खरीदी। विपक्ष तो सदमे में है। विपक्ष तो आज बटा हुआ विपक्ष है, इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और वो कहीं न कहीं सत्ता ना आने का ठीकरा भी ईवीएम पर फोड़ रहे हैं, जबकि जो सत्ता ना आने का कारण ईवीएम नहीं है, उनके समय में किए गए कार्यकलाप है, वो उनके सत्ता से बाहर रहने का कार्य। दिन में महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, कानून व्यवस्था खत्म हुई, नशा और अपराध बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी, बहुत सारे बच्चों के रोजगार जो थे वो इन्होंने छीन लिए, खो चुके हैं और इनका ना कोई लीडरशिप बाकी रही है, केवल बातें करते हैं और मुद्दे ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से जिंदा रहें पब्लिक लाइफ में। सरकार ने 100 दिन में प्रदेश के विकास के लिए कितने कदम उठाए हैं, विपक्ष के आरोपों में कितनी सच्चाई है, दूध का दूध और पानी का पानी तो सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।
आइए, हरियाणा सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को लेकर, कामकाज को लेकर, विपक्ष के आरोपों और सरकार के दावों को लेकर चर्चा करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुखबीर तंवर, प्रवक्ता कांग्रेस, विजेंद्र रेहडू इनेलो का पक्ष रखेंगे। राजेंद्र जादून, वरिष्ठ पत्रकार, भी डिबेट में शामिल हो गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। क्योंकि सरकार से ही सवाल किए जाने हैं, बेनीवाल जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आप लोग तारीफ कर रहे हैं 100 दिन के कार्यकाल की, 100 दिन के कामकाज को बेहतरीन बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष को रास नहीं आए हैं 100 दिन, क्या कहेंगे? नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों को नमस्कार और हरियाणा की देवतुल्य जनता को मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की या नायब सिंह सैनी जी की नीति, नीयत, निष्ठा और निर्णयों पर हरियाणा की जनता ने मैंडेट दिया। तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में बनाई। नहीं, तीसरी बार नहीं, पिछली बार गठबंधन में थे आप लोग, बहुमत नहीं था, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे। मैंने अब की बार बताया कि अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार और लगातार तीसरी बार हम 3 बार सत्ता में हरियाणा की जनता की सेवा करने के लिए पहुंचे। तो हमारी जो नीयत है और नीति है वो हमारी अंत्योदय की भावना से जुड़ी हुई है कि पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक की सारी योजनाएं सरकार की पहुंचे। सबका साथ, सबका विकास जो मूल मंत्र है हमारा, उसको साथ लेकर के चलते हैं। अब बात करते हैं, आपने कहा कि विपक्ष को बातें रास नहीं आई, तो विपक्ष को तो बातें रास कभी नहीं आएंगी। चुनाव से पहले भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये नहीं किया जी, वो नहीं किया जी। किसी की 2 सीटें आई हैं, कोई चुनाव हार गया तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने लगे, फिर अपने ऊपर ही ठीकरा फोड़ने लगे, कोई उदयवान की कमियां निकालने लगा, कोई प्रभारी की कमियां निकालने लगा। तो इनकी बातों में, विपक्ष की बातों में बहुत बड़ा विरोधाभास है। अगर विपक्ष की ही हम बात अगर पहले खत्म करें, फिर मैं अपनी पार्टी ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने 100 दिन का क्या कार्यकाल किया, वो सारा गिनाऊंगा मैं आपको। तो नारायणगढ़ से शैली चौधरी शायद कांग्रेस की विधायक हैं, सभी को पता है। उन्होंने नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा के बारे में कैसे कसीदे पढ़े हैं, उनकी कार्यशैली के बारे में कितना अच्छे से वर्णन किया है, कांग्रेस के नेताओं से पूछे ना। दूसरे उन्हीं के गोकुल सेतिया हैं सिरसा से, वो भी शायद कांग्रेस के ही विधायक हैं। उन्होंने भी पूरी तारीफ की है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की, जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली या नायब सिंह सैनी जी की कार्यशैली की तो मुरीद कांग्रेस के जो विपक्ष के नेता हैं, जो एमएलए हैं, वो भी हैं। और जो असंध से शमशेर सिंह गोगी हैं, जो कुछ कुछ बातें कर रहे थे चुनाव से पहले, काफी मीडिया में रहे, उन्होंने भी नायब सिंह सैनी जी की कार्यशैली की और हरियाणा को आगे बढ़ाने की जो नीतियां हैं उनकी तारीफ की है। तो ये तो हुआ विपक्ष की बातें। अब हमने क्या किया? हमने युवाओं के लिए बिना खर्ची पर्ची से 24,250 युवाओं को, जब नायब सिंह सैनी जी ने खुद शपथ पत्र लिया, उससे पहले नियुक्ति पत्र इन सारे बच्चों को दिया और हरियाणा के अंदर पूरी खुशी की लहर दौड़ी और पूरे हरियाणा के अलग अलग गांवों से खुशी की जो लहर थी, आपके चैनलों तक ने भी दिखाया कि बच्चे बहुत खुश हैं, सबको नौकरियां मिली हैं। इस तरीके से हमने अब तक 1,71,000 युवाओं को नौकरियां दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी बड़ी सराहना की है कि रोजगार मेले में, कि भाई आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हरियाणा में युवाओं को रोजगार दिया है, वो भी बिना खर्ची पर्ची के। इसकी बड़ी तारीफ की उन्होंने। ग्रामीण क्षेत्र में 19 जिलों में 50 करोड़ की लागत से 250 जिम खोले गए। ये हमारा युवाओं के लिए काम हुआ। किसानों के लिए अगर हम बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिला करनाल के अंदर 65 एकड़ में 700 करोड़ की लागत से बनने वाले महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कैंपस का शिलान्यास किया है। दूसरा, 24 फसलों पर एक एक दाना खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी जी की सरकार आमदा है और हरियाणा के किसानों के हर एक दाने को एमएसपी पर खरीदा जाता है। तो तीसरा, किसानों की फसल खरीद का जो पैसा है वो 48 घंटे में, जैसे एग्जिट पास, गेट पास उनका बन जाता है, 48 घंटे में डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पहुंच जाता है। पहले ही विधानसभा सत्र के अंदर हरियाणा के किसानों के लिए 3 नए कानून बनाए गए। उनमें से पहला था कि जो शामलात भूमि है, जिसपे 20 वर्षों से कृषक पट्टेदार उस पर अपना काम कर रहे हैं, उनको मालिकाना हक दिया। दूसरा, 500 वर्ग गज तक के मकान जो लोग गांवों में रहते थे, ऐसी शामलात जमीन, उनका मालिकाना हक देने का काम हरियाणा की सरकार ने किया। और जो पट्टा धारक थे, जो लोगों को लगता था कि भाई हमारी जमीन है, पट्टेदार बो रहे हैं, कहीं ये कब्जा ना कर रहे हैं, अब कब्जा नहीं होगा। विधेयक हमने अच्छे खासे परिवर्तन किए हैं। बात की थी उदय बांजी की, शायद मैं बाइट सुन रहा था कि अभी तक इन्होंने ब्यौरा नहीं दिया। तो उदय बांजी अगर सुन रहे हो आपके चैनल को तो सुन लें कि धान की खरीद जो है हमने 52.25 लाख मीट्रिक टन, और उसके एवज में जो हरियाणा की किसानों का जो पैसा है एमएसपी के माध्यम से
वो 12,789 करोड़ रुपए दिया गया है। बाजरा है 4.80 लाख टन मीट्रिक टन खरीदा गया, जिसमें 1194 करोड़ रुपए किसानों के खाते में दिए। मूंग जब खरीदी गई तो 2672 टन खरीदी गई और 933 करोड़ रुपए इसकी एवज में हरियाणा की जनता के जो एमएसपी के माध्यम से मिलने थे वो हरियाणा की जनता को, किसानों को मिले। बारिश कम होने की वजह से जो फसल खराब हुई उसमें भी 2000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया। वो कुल 948 करोड़ था। आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं, उदयभान जी अगर सुन रहे हैं तो जरूर सुने कि कितनी फसल खरीदी गई और कितने करोड़ रुपए एमएसपी के माध्यम से दिए गए किसानों के। ठीक है, आपने विस्तार से पहले उत्तर में बहुत सारी बातें कह दी हैं। शुरुआत में आपने कांग्रेस को निशाने पर लिया, उसके बाद आपने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई गई। तो सुखबीर तंवर जी, आपने सुना पंकज बेनीवाल जी को, आप लोगों को रास नहीं आ रही 100 दिन? आप लोग तो अभी तक हार भी नहीं पचा पाए हैं, सदमे में हैं आप लोग। और बेनीवाल जी ये दावा कर रहे हैं आपकी पार्टी के अपने विधायक जो कि एक दूसरे को कोस रहे हैं, लेकिन सीएम के काम की तारीफ कर रहे हैं हरियाणा में। देखिए ज्योति जी, जिस तरह से बेनीवाल साहब ने अपनी बात रखी, विगत के 100 दिनों में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने क्या किया, ये सफल है या विफल है, मैं कुछ एक आंकड़ों के साथ अपनी बात रखूंगा। ज्योति जी, निश्चित तौर पे भारत कृषि प्रधान राष्ट्र है और हरियाणा प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक राज्य है। विगत 10 वर्षों में जो रासायनिक खाद की कमी और काला बाजारी रही वो इन 100 दिनों में निरंतर जारी रही। सारे अखबार की सुर्खियां इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके अलावा अभी जो बात कर रहे थे एमएसपी पे खरीद की 24 फसलों की, एमएसपी मैं कहता हूं कि एक झुनझुना प्रदेश सरकार ने बना रखा है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का वायदा था, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार C2+50 आज भी दशकों से जो A2+FL पे मूल्य तय हो रहा है वही हो रहा है। इस पे ज्यादा इनको शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है। हमें आज जरूरत है, जिस प्रकार से आज भी किसान आंदोलन जारी है, स्वामीनाथन कमेटी की अनुशंसा के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून। इसके अलावा जिस प्रकार से जो कमी रही, जो दिक्कत रही, जो परेशानियां रही, इसमें जो सबसे बड़ा विषय है, जो लोकतंत्र और संविधान पे जो हमला प्रदेश की सरकार ने किया, वो बताता हूं कैसे। बिना जातिगत जनगणना के बाबा साहब द्वारा रचित संविधान में प्रदत्त आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। गुड़गांव में जो वार्डों का आरक्षण था 35 में से 6, उसको काट के कर दिया 36 में से 3, फरीदाबाद में 9 में से 5 कर दिया और पानीपत में 5 में से 3, करनाल में 3 में से 1 और हिसार 3 में से 1। ये इन्हीं 100 दिन की कारगुजारी है। इसके अलावा 10 वर्ष के कुशासन में जिस प्रकार से पंचायती राज नहीं रहा, उसी तर्ज पे विगत के 100 दिनों में भी शहरी निकाय के चुनाव जो विगत के 3 और 2 वर्षों से पेंडिंग है वो नहीं हुए। फरीदाबाद 3 वर्ष, मानेसर 3 वर्ष, गुड़गांव 2 वर्ष और पटौदी 3 वर्ष इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र की हम बात करें, जिस प्रकार से विगत के करीब 4 वर्षों से जनता प्रदेश परेशानी पत्र को झेल रही है, 100 दिन में वर्तमान सरकार जिस तरह से कार्यशालाएं लगा रही इसको ठीक करने के लिए, इसके बाद भी त्रुटियां ठीक नहीं हुई, ढाक के वही ढाई पाते। इसके अलावा प्रॉपर्टी आईडी का भी जो विषय निरंतर चल रहा है, जो 90% से ज्यादा त्रुटियां थी, 100 दिन में भी भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बना हुआ है। और इसके अलावा जिस प्रकार से पेपर लीक के तर्ज पे गोपनीय सूचना सरकार से लीक हो रही है, जिस तरह से 370 भ्रष्टाचार पटवारियों की जो तथाकथित लिस्ट थी वो जिस तरह से लीक हुई, और अब लेकिन तंवर जी तो मेरा मूल ठीक है, पटवारियों के भी नाम अंकित हैं क्योंकि विपक्ष में है, पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप खामियां निकालेंगे। और इस सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए क्या कर रहे हैं, आप झूठा प्रयास कर रहे हैं, धूल झोंकने की बात कर रहे हैं। अभी तो शुरू भी नहीं किया ज्योति जी ने, मैं 100 दिन की बात कर रहा हूँ, 100 दिन से ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो शुरू भी नहीं किया सरकार ने। नहीं, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, मैं आपका टाइम मैं 100 दिन की बात कर रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए। आपने इतना लंबा समय दिया भारतीय जनता पार्टी को, आप मुझे सुनिए। ये क्या तरीका है सुखबीर जी, मैं आपसे ही सवाल कर रही हूँ, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दें। नहीं, मैं आपको टोक कर आपसे कुछ और पूछ रही हूँ, तो ये आप नहीं पूछने देंगे?
आप सुनिए अभी नहीं 100 दिन में सरकार ने जो किया वो हम सरकार से पूछ रहे हैं। दूसरा, आप लोगों पर जो बीजेपी ये कह रही कि आप लोग तो हार के सदमे में है, ईवीएम को ही कोस रहे हैं, अभी तक आप लोगों की गुटबाजी नहीं खत्म हुई, आप लोग संगठन नहीं बना पा रहे हैं, चुनाव से पहले जिन मुद्दों को उठा रहे थे उन्हीं मुद्दों को लेकर अब भी आप बीजेपी को कोस रहे हैं। नया क्या है? ज्योति जी, आज विषय क्या है? नायब सरकार के 100 दिन। आज कांग्रेस का क्या विषय है? आपने 100 दिन पे चर्चा के लिए बुलाया है, वो हमारा आंतरिक मसला है, हम देखेंगे उसको। आप सुनिए पहले इनके 100 दिन की कारगुजारी। जिस प्रकार से राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 70 से 75% जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे है। इसका अर्थ यह है कि हरियाणा प्रदेश का युवा भी 70 से 75% बेरोजगार है। इसके अलावा जो इन्होंने बेरोजगारी, नशाखोरी और 100 दिन में कोई योजना नहीं है, और विगत के 100 दिनों में जिस प्रकार से हर रोज हत्या, फिरौती, बलात्कार, रंगदारी अखबार की सुर्खियां हैं, और इसके अलावा 100 दिन में शिक्षा पे, चिकित्सा पे कोई भी इनकी योजना नहीं है। इन सारी बातों को मिला के मैं कह सकता हूं 100 दिन में नायब सिंह सरकार पूर्णतः विफल है, और जिस प्रकार से ये मुद्दों को हशप करने का प्रयास करते हैं, निश्चित तौर पे हम किसी भी मुद्दे को हशप होने नहीं देंगे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कांग्रेस विषय नहीं है, हम तो आपकी पार्टी को इंपोर्टेंस हम देना चाहें तो आप लोग कहते हैं हमारी तो बात ही मत कीजिए। 100 दिन में सरकार ने जो किया वो किया, ठीक है, उस पर तो चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी वाले, ये सरकार वाले जो कह रहे हैं विपक्ष कहाँ है? आप लोगों लोकतंत्र में विपक्ष की भी तो भूमिका रहेगी ना। सुनिए, सरकार 5 साल में जो करेगी, विपक्ष 5 साल क्या भूमिका अदा करेगा? सवाल हमेशा विपक्ष से भी होंगे। 100 दिन में सरकार ने जो किया बीजेपी से पूछ रहे हैं हम, लेकिन कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस से भी होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि जी हमसे मत पूछिए। आज का विषय नहीं है। नहीं, आज का विषय क्यों नहीं है? 100 दिन सरकार के हुए हैं तो चुनाव सुनिए संगठन का विषय। सीएम ने जब शपथ ली, विपक्ष ने 100 दिन में क्या किया? सरकार तो जो करी, सरकार से पूछ रहे हैं हम। ध्यान इंगित लेकिन नहीं, जब ये सवाल की आप लोगों ने कितनी आवाज उठाई, अभी अभय को हम सुन रहे थे, रेड्डी साहब, अभय चौटाला कह रहे हैं हम भी भूमिका अदा करेंगे विपक्ष की। विषय क्या है? कमाल करना आपको समझ नहीं आता है क्या रेड्डी साहब? अभय चौटाला भी, क्योंकि इनके ऑडियो डाउन कीजिए। सुखबीर तंवर जी, आप नहीं समझना चाह रहे होंगे, दर्शक बखूबी समझते हैं। अभय चौटाला को हमने सुना, वो भी सरकार को कोस रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर, वो कांग्रेस पर भी निशाना साध रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका में भले ही हमारे 2 विधायक हैं लेकिन हम भी रहने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए ज्योति जी, मैं कांग्रेस से ही शुरू करते हुए ये कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने बड़ा मन बनाया था बीजेपी की सरकार बदलने का और बड़ा प्रयास भी किया, लेकिन कांग्रेस की विफलता के कारण, कांग्रेस के घमंडीय कारण के कारण दोबारा से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हुई। इसके लिए पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है, और जिसका प्रमाण आज आपके सामने आ भी चुका है। किस प्रकार से कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी के सीएम की अपने मंचों को शेयर कर रहे हैं और वहीं उनकी बड़ाई और तारीफ करने का काम कर रहे हैं। ये भी इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी ने जानबूझ करके, मिल करके, अपने कमजोर कैंडिडेट उतार करके, अपने विरोधियों को खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में पुनः स्थापित करने का काम किया। और दूसरी बात यह भी है, अभय सिंह चौटाला जी बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं कि आज हरियाणा प्रदेश में बेशक बड़ा विपक्ष कांग्रेस का हो, लेकिन मजबूत विपक्ष इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ही है। शीतकालीन सत्र में आपने देखने का काम किया, बेशक हमारे 2 विधायक थे, 2 विधायकों ने जिस प्रकार से विधानसभा में मजबूती से जनता की आवाज बन करके उनकी समस्याओं को उठाने का काम किया, कांग्रेस पार्टी के 37 विधायक फिर वही पुराने अंदाज, शेर और शायरी में घुस करके समय को बर्बाद करने का काम किया। और आज भी जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की जनता तरसत है खाद के लिए, बीज के लिए, डीएपी के लिए, यूरिया के लिए, लाइन लगा लगा करके उनको पुलिस के साए में उनको खाद और ये बीज मिलता है, और लेकिन ये 37 विधायकों का बड़ा विधायक अपने एसी कमरों में बैठ करके जनता को देख रहा है कि परेशान होती जनता के मजे ले रहा है। इस समय भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बेशक छोटा दल है, लेकिन मजबूत दल है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही है। अब मैं बात करना चाहता हूं 100 दिन की। ज्योति जी देखिए, 100 दिन में भारतीय जनता पार्टी बड़े ढोल पीट रही है कि हमने क्या काम किया, हमने क्या काम किया। एक काम इनके पास गिनवाने के लिए नहीं है जो ये कह सके
हमने 100 दिन में ये काम किया। अभी हमारे साथी बड़ी बड़ाई कर रहे थे, हमने खरीद की और किसानों को एमएसपी का पैसा उनके खाते में डालने का काम किया। कौन सी सरकार नहीं करती भाई? किस सरकार ने नहीं किया? आपने कोई नया काम किया है क्या? ये इस तरह के काम गिना करके ये क्या शो करना चाहते हैं कि हमने काम किया? अगर आपने काम किया है तो आप बताइए, जो संकल्प पत्र के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता को बरगला करके आपने वोट लेने का काम किया था, उसमें से कितने वायदे आपने पूरे किए? घोषणाएं कर देंगे, लागू कर देंगे। जिस शिक्षा विभाग के ऊपर हरियाणा की हाई कोर्ट ने जुर्माना तक ठोकने का इस बात के लिए काम किया था कि वहां पर शौचालय नहीं है, बिजली नहीं है, नेट नहीं है, उसमें आपने 100 दिन में कितना सुधार करने का काम किया, ये बताने का काम किए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज भी आरती राव जी के बयान आते हैं कि 777 डॉक्टरों की शीघ्र भर्ती की जाएगी। हम तो 2014 से आपकी सरकार के मुखार बिंद से यही सुनते आ रहे हैं कि डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी, डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। आज तक वो नहीं किया। और मैं जिला जींद से हूं, आज जिला जींद की एक बड़ी खबर अखबार में छपी हुई है। उसको लिखता है कि सामान्य नागरिक हॉस्पिटल बने गरीब नागरिक हॉस्पिटल, और यहां पर कुत्ते और बंदरों के काटनों की वैक्सीन खरीदने तक के लिए भी पैसे नहीं है। और खबरें छप रही हैं अखबारों में जो ये कहते हैं हम अमृत सरोवर बना रहे हैं। आज भी वो अमृत सरोवर कीचड़ से सराबोर है, कीचड़ से भरे पड़े हैं। करोड़ों रुपए उनके ऊपर लगा दिए, लेकिन उनका कीचड़ नहीं बाहर निकला। ये भ्रष्टाचार की बड़ी मिसाल इस पार्टी ने जो 100 दिन में बढ़ाने का काम किया है। और मैं बताता हूं आंकड़ों के साथ भी, 253 करोड़ प्रदेश ने जारी किए अमृत सरोवर के लिए, और 293 मोर देन इशूड अमाउंट खर्च कर दिए गए, लेकिन फिर भी उनका वही बुरा हाल है। ये अखबारों की सुर्खियां बनी हुई हैं। और इसके साथ साथ ज्योति जी ये कहते हैं कि हमने बहुत काम किया, बहुत काम किया। बेरोजगारी में कितना काम करने का काम किया। आज ये जो सुरक्षा की गारंटी देती थी ये सरकार, कहती थी हम सुरक्षा की गारंटी देंगे, चाहे वो अस्थायी कर्मचारी हैं उनकी भी सेवानिवृत्ति तक से में जो है वो गारंटी रहेगी सुरक्षा की। आज ये लेटर जारी कर रही है। हमारे चीफ सेक्रेटरी ने लेटर इश्यू किया सभी विभागों को कि जो अस्थायी कर्मचारी हैं आपके पास, उनको घर भेजने का काम करें, तुरंत प्रभाव से उनको हटाने का काम करें। हम डिमांड करते हैं आज के चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की सरकार से कि ऐसे किसी भी कर्मचारी को यदि आप घर भेजने का काम करोगे तो ये आपकी बहुत बड़ी वादा खिलाफी होगी। और एक मुख्यमंत्री के वक्तव्य, सरकार के वक्तव्य के ऊपर लोग कैसे विश्वास करेंगे यदि आप गारंटी दे करके भी उनको घर भेजने का काम करते हो। दूसरी बात ये कहते हैं अंत्योदय की भावना हमने जागृत की और हमने अंतिम व्यक्ति का उदय करने का काम किया। तो फिर लगभग 75 लाख परिवारों में से 52 लाख परिवारों को बीपीएल क्यों इश्यू किए जा रहे हैं? क्या यही उदय कर रहे हो कि इन सभी लोगों को आप बीपीएल में डालने का कार्य करोगे, सभी को गरीब बनाने का काम कर रहे हो? उदय करने की बात कही थी, आप तो पतन करने की बात कर रहे हो। ग्राउंड के ऊपर तो ये काम हो रहा है। ये झूठे प्रचार, झूठे तरीके। और दूसरी बात ज्योति जी, एक और बहुत बड़ी बात, लीकेज गवर्नमेंट है ये। पहले देखा आपने कितने दर्जनों पेपर लीक हुए, और अब एमबीबीएस के पेपर में किस प्रकार से पैसे लेकर के पेपर लीक करके पेपर हल करवा करके उनको पास करवाने का काम किया जा रहा है। और गजब तो अब ढा गया जब सीएमओ ऑफिस से ही जो पटवारियों की लिस्ट है, 370 पटवारियों की लिस्ट, वो भी लीकेज होगी। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये कैसे लीक होगी? सीएमओ ऑफिस तक नहीं बचा, वहां भी लीकेज लग गई, वहां भी टपके लगे हुए हैं। तो ये प्रशासन की पकड़ बताती है इनकी कि किस प्रकार से इनकी प्रशासन के ऊपर पकड़ है। ये सारे जो मैं बातें कर रहा हूं ये बिल्कुल तथ्य के साथ कह रहा हूं। मैंने कटिंगें काट करके इसकी रखी हुई है जो अखबारों में छपी हुई है। ज्योति जी, ऑब्जेक्शन पर था, खुद इनके मंत्री कहते हैं कि हमारे अधिकारी जो है ऑब्जेक्शन के बाद ऑब्जेक्शन पर ऑब्जेक्शन लगा करके जनता को परेशान करने का काम करते हैं, उनके चक्कर कटवाने का काम करते हैं, रिश्वत लेने के बहाने बनाने का काम करते हैं। तो ये ऑब्जेक्शन प्रथा खत्म करनी चाहिए। सरकार के मंत्री कहते हैं कि ऑब्जेक्शन प्रथा खत्म होनी चाहिए। ये तो विपक्ष को कहना चाहिए, सरकार को तो करके दिखाना चाहिए। ये इनकी प्रशासन पर पकड़
आपके सामने दर्शाने का काम कर दिया। जो कौन से क्षेत्र में काम किया है, एक क्षेत्र हमें बताया कि इनेलो को भी लग रहा है कोई सुधार, जवाब देने का काम, कोई सुधार नहीं हुआ, इनेलो को ही लग रहा है। जादौन साहब क्या कह रहे हैं, नायब सरकार के 100 दिन कैसे रहेंगे आगामी 5 साल जो कार्यकाल अभी बाकी है, क्योंकि ये तो शुरुआत के अपने आप में, आगाज कैसा हुआ है? नहीं, देखिए ऐसा है कि बहुत सारे काम तो पिछली सरकार की निरंतरता में होते हैं। जैसे वो एमएसपी पर फसलों की खरीद, तो वो तो मनोहर लाल जी ने शुरू कर दी थी कि हम सारी फसलें जो है 24 की 24 फसलें, पहले 14 इन्होंने 24 कर दी थी चुनाव से पहले। हाँ 24 कर दी थी, तो 14 से 24 मनोहर लाल जी के टाइम ही हो गई थी, और अब ये कह रहे हैं कि भाई ये कर रहे हैं। तो सवाल है, अब इस पर बड़ा सवाल उठता रहता है 24 फसलें कौन सी है कौन सी है। अरे सरकार भी अपने स्तर पर बहुत प्रचार करती है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के जरिए कितने लोगों को हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी, कितने को पर्ची खर्ची के बगैर हमने नौकरी दी, सारे आंकड़े ये बोर्ड पर डिस्प्ले करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 24 फसलें हैं जो एमएसपी पर खरीदी जा रही है, उनका भी बोर्ड लगा देना चाहिए कि ये 24 फसलें। और अगर विपक्ष को लगता है कि नहीं है तो आके बताएं कि कौन सी फसल जो है यहाँ पैदा नहीं होती, तो ये क्लियर करें। फिर सवाल ये भी है कि 100 दिन में एमएसपी पर फसलों की खरीद का मसला तो बहुत पुराना है, और सरकार दावा करती रही कि हम एमएसपी पर खरीद रहे हैं, 14 से 24 कर दी हमने, और अभी भी यही कह रहे हैं। तो ये 100 दिन के काम में मैं समझता हूं कि इसकी फ्रेमिंग 100 दिन के काम में करना कोई बहुत तर्कसंगत नहीं लगता। वो इनको बताना चाहिए कि नया क्या काम किया। देखिए ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल सर्किल में, राजनीति के क्षेत्र में ये मुद्दा बन गया था कि जो गारंटियां घोषित की जाती हैं उनकी जो है इम्प्लीमेंटेशन की कोई गारंटी नहीं होती। तो फिर बीजेपी ने नारा दिया ये तो गारंटी है, मोदी की गारंटी है इसको इम्प्लीमेंट करने की, मतलब गारंटी को इम्प्लीमेंट करने की गारंटी है। जो 2 स्क्वायर हो गया, गारंटी स्क्वायर, जो एक गणित में सिद्धांत होता है कि किसी संख्या का स्क्वायर हो जाता है, तो वो एक इनके सिद्धांत का जो है एक वर्ग बन गया, दोहराया जा रहा है। सवाल ये है कि आप जो है ये बताइए कि आपके संकल्प पत्र में से 100 दिन में क्या किया आपने, क्योंकि संकल्प पत्र में नई चीजें होती हैं, नए संकल्प होते हैं, वोट लेने होते हैं आपको, तो वो बताइए। जैसे कई बार दूसरे दलों का भी है, एक बार 2019 के चुनाव में जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी किया, तो जब उनसे पूछा गया कि ये जो है आप कितने दिन में इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो वो कोई भी जो है स्पष्ट जवाब देने को तैयार नहीं था। 5 साल का कहने, 3 साल का कहने के लिए, 2 साल का कहने के लिए, 1 साल, 100 दिन, कुछ भी नहीं कहने को तैयार थे, बस कर देंगे। अब कर देंगे का मतलब क्या है, की तो की, नहीं की आगे बढ़ा दिया, अगली सरकार के लिए छोड़ दिया। तो ये जो बहुत बड़ा विश्वसनीयता का संकट राजनीति में पैदा हुआ है, इसको खत्म करने का कोई प्रयास नहीं कर रहा। अब ये जरूर है कि अभी कैबिनेट की बैठक में कल फैसले किए गए थे कि जीएसटी जो है जिन पर बकाया है, जो डिफॉल्टर हैं उनका हम ब्याज माफ करेंगे और मूल राशि में भी कुछ राहत देंगे, और वो एक मुफ्त निपटान योजना आ गई, फिर उसमें क्लीन एयर प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है ना, ऐसे 2-3 आ गई। वो जो महिलाओं को 2100 रुपए देने की योजना की बात थी, तो वो बजट में लाएंगे। उसके लिए वो चाहते तो वो जो कुछ भी एक प्रस्ताव या कोई विधेयक को मंजूर करके ये कहते कि भाई ठीक है बजट सत्र में इसको मंजूर किया जाए, लेकिन वो अभी बस ये करेंगे कि नहीं करेंगे इस बात की क्या गारंटी है। गारंटी की गारंटी में भी माइनस लगा हुआ है। तो ये सवाल ये है कि सरकार ये दिखाए कि 100 दिन में हमने क्या किया, और अगले 100 दिन का एजेंडा भी डिक्लेयर करे। ये है, वैसे सरकार यूं तो काम कर ही रही है, कोई सरकार बैठी नहीं रह सकती, उसको काम करना पड़ेगा। आज भी जो है वो ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि हमारा 5 अरब का पेमेंट रुका हुआ है 24 अक्टूबर से, 3 महीने हो चुके, और अब अगर ये हमें 31 जनवरी तक नहीं मिलता तो हम काम रोक देंगे। तो क्या 100 दिन में काम रोके जाएंगे? तो ये देखने की बात है। अगला 100 दिन शुरू हो जाएगा 27 जनवरी के बाद। तो अब ये है कि सरकार को ठीक से जो है अपना एजेंडा बताना चाहिए 100 दिन में। संकल्प पत्र में से जैसे ये कैबिनेट बैठक में कुछ हुआ फैसला, और बहुत सारी चीजें, अभी तो बजट सेशन सत्र की डेट भी तय नहीं हुई कि बजट सत्र कब शुरू होगा। ठीक है, सरकार वैसे तो काम कर ही रही है। पिछली सरकार से जो योजनाएं चल रही होती हैं उनका काम करते हैं। प्लॉट अलॉट देने का, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 100 गज के प्लॉट भी दिए गए। तो ये तो नहीं कह सकते कि खाता बिल्कुल निल है, लेकिन सवाल ये है कि आप प्योरली अपने 100 दिन के बताइए काम। ठीक है, जो सरकार की, पिछली सरकार की निरंतरता से जो काम चले आ रहे हैं उनको मत दिखाइए, वो तो चलिए चली रहे हैं। अलग कोई कदम कुछ उठाए, कुछ उपलब्धि है। सीएम साहब पीसीबी करेंगे, प्रेस वार्ता की जाएगी 27 तारीख को, तब देखते हैं उनके रिपोर्ट कार्ड में क्या क्या होगा। बेनीवाल जी, आपने तमाम पैनलिस्ट को सुना अभी,
वरिष्ठ पत्रकार को भी आप सुन रहे थे, कांग्रेस प्रवक्ता को सुना, इनेलो प्रवक्ता रेणु साहब को भी आपने सुना। कुछ नया नहीं हुआ के, और कम से कम अच्छा तो कुछ नहीं हुआ कि विपक्षी मानने को तैयार नहीं है कि कुछ अच्छा कुछ बेहतर आप लोगों ने किया। युवाओं की घूम फिर कर बात आती है बेरोजगारी की। बेरोजगारी को लेकर दोनों विपक्षी दल आप लोगों पर हमलावर थे। किसानों को लेकर, एमएसपी को लेकर जो पीठ आप लोग थपथपाते हैं वो भी विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। गरीबी हरियाणा में बढ़ी है, क्राइम बढ़ा के ये भी बार बार कहा जा रहा है। तो पिछले 10 साल से चूंकि आप लोग सरकार में हैं, 100 दिन अभी पूरे कर लिए हैं, तो कुछ बेहतर करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया के, ये आरोप आप लोगों पर विपक्ष के। देखिए, विपक्ष ने तो चुनाव के दौरान भी लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की है, लेकिन हरियाणा की जनता ने इनको आईना दिखाया है कि कौन सरकार है जिसके 10 सालों का जो ब्यौरा था वो कांग्रेस भी अपना दे रही थी, भारतीय जनता पार्टी भी अपना दे रही थी चुनाव के दौरान। तो किस पर हरियाणा की जनता ने भरोसा जताया, किसको फिर से हरियाणा की जनता की कमान दी कि आप हमारी सेवा करें, वो सबके सामने है कि भारतीय जनता पार्टी की या फिर नायब सिंह सैनी जी की जो नीतियां रही हैं वो किस तरीके की रही हैं, कैसे हरियाणा को आगे बढ़ाने के जो उन्होंने कदम रखे हैं और कैसे हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा की थीम पर काम किया है, वो हरियाणा की जनता ने ही चुनाव का मैंडेट देकर के 48 सीटें देकर के हरियाणा की जनता ने दिखा दिया है विपक्ष को कि विपक्ष का काम सिर्फ विपक्ष में बैठने का। अगर ऐसे ही नकारात्मक राजनीति आप करेंगे लेकिन बेनीवाल जी, चुनाव आ नहीं पाएंगे। ठीक है, उपलब्धियां होंगी सरकार की, हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए केवल सत्तासीन पार्टी की उपलब्धियां या विकास कार्य, आप जानते हैं केवल एक ही फैक्टर नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जीत हार के पीछे। अब क्योंकि आप लोग जीत गए हैं तो आप लोग अच्छा ही कर रहे हैं, ये आप मान रहे हैं कि ये जवाब काफी है? और क्या ये काफी है विपक्ष के तमाम आरोपों को डिनाई करने के लिए? ये लोग जो बेरोजगारी को लेकर आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं, किसानों को लेकर आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग तीसरी बार जीत गए हैं तो इनके आरोपों में दम नहीं है या गंभीरता से नहीं लेंगे आप? नहीं, जो मैंने आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए आपके चैनल पे, क्या हम गलत बोल रहे हैं क्या? अगर विपक्ष को हमने 24,250 का आंकड़ा दिया, हमने युवाओं को नौकरी दी है, अगर एक मुश्त में इतने युवाओं को दी है, नायब सिंह सैनी जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में 2 लाख जो हमने रोजगार देने की बात की है वो पूरी होगी, तो इस पर अब जनता इसको विपक्ष को भरोसा तो रखना पड़ेगा। एक दिन में तो 2 लाख सर्जित नहीं किए जा सकते ना। 24,250 अगर उसमें से दे दिए गए हैं तो आने वाले समय में उम्मीद लगा करके रखें कि हरियाणा के युवाओं को और भी अच्छे से नौकरियां मिलेंगी। अभी सभी ने एमएसपी के लिए बात कही और राजौन साहब ने भी कही कि भाई ये पहले की पुरानी योजना थी। जब हम कहते थे कि 24 फसलों पर एमएसपी देंगे तो सब कहते थे जी अधिसूचना जारी करो, अधिसूचना जारी करो जी, कानून तो बना ही नहीं। जब ये 19 दिसंबर को हमने कर दिया, अधिसूचना जारी कर दी कि 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदेंगे, हरियाणा में होने वाला हर एक दाना खरीदा जाएगा, तो हमारी 100 दिनों की उपलब्धियां मानी जाएंगी कि नहीं मानी जाएंगी? 19 दिसंबर शायद हमारे 100 दिन के कार्यकाल के अंदर ही आया है। इन्होंने कहा कि संकल्प पत्र से क्या क्या लिया, तो हमारे संकल्प पत्र में 24 फसलों को एमएसपी पर लेने की अधिसूचना हम जारी कर देंगे, हम इसकी एक कानूनी गारंटी बना देंगे। ये हमारा संकल्प पत्र में चौथे नंबर पर था, जो भी हमने पूरा किया। एमएसपी की कानूनी गारंटी हमने एमएसपी के लिए जो बोला था कि हम करके देंगे, उसके लिए 19 दिसंबर को हमने अधिसूचना जारी कर दी थी। आप ये दो बातों को मिला रहे हैं, अधिसूचना और कानूनन गारंटी अलग है। कानूनन गारंटी के लिए तो आप जानते हैं केंद्र में कमेटी बनी है, वहां से चीजें डिसाइड होंगी। नहीं, मैं वो वहां से, वो तो बहुत बड़ी मांग है, वो अगर आप लोग पूरी कर देते हैं तो किसानों की एक बहुत बड़ी मांग पूरी हो जाएगी। मैंने कहा कि हमने अधिसूचना जारी कर दी हरियाणा की तरफ से कि हम 24 फसलों को हरियाणा में एमएसपी पर खरीदेंगे, और वो 24 फसलें भी हमने बता करके दे दी भाई ये 24 फसलें हैं। अब विपक्ष उसमें कहता है कि ये फसलें नहीं है। अरे भैया, जो हरियाणा में होता है वो खरीदा जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा आप एक्स्ट्रा पे ध्यान मत दो। धान, बाजरा, ज्वार, गेहूं, सरसों, इन्हीं पर ध्यान रखो ना। ये भी तो उन 24 फसलों के अंदर आती है, लेकिन नहीं थी। इनको तो खप्पर पे बात करनी, इनको तो नारियल पे बात करनी, इनको तो जूट पे बात करनी है। तो जो फसलें हरियाणा में नहीं होती तो क्या, ठीक है, विपक्ष जो कह रहा है उसी पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उसी पर आप आंसर कर रहे हैं। तो फिर क्या ये नंबर बढ़ाने के लिए वो फसलें शामिल की गई हैं कि हम तो 24 फसलों को एमएसपी पर ले रहे हैं? आप कांग्रेस के प्रवक्ता को, इनेलो के प्रवक्ता को आप ये कह रहे हैं जो फसलें हरियाणा में नहीं होती और हमने जिनको लिस्ट में शामिल किया है, आप उनकी चर्चा ही मत कीजिए, हमारा नंबर 24 है, इसकी तारीफ कीजिए, आप ये कह रहे हैं बेनीवाल जी? बिल्कुल, हाँ, हम बिल्कुल, और हम तो ये भी कहते हैं कि हरियाणा के खेतों में उगने वाला एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा। हमारी बातों में डबल स्टैंड है ही नहीं, हम तो हर एक बात स्पष्ट तरीके से कहते हैं। अब जो हमारा था पहला, जो हमने डायलिसिस के लिए बोला था
ये हमारा डायलिसिस का हमारा 8वां संकल्प पत्र था। संकल्प पत्र में 8वें पॉइंट पर था कि सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी। किडनी के रोगियों को अब डायलिसिस की सुविधा दी जाती है और 20,000 मरीज इसमें एनरोल होकर के अपना इलाज करवा रहे हैं, लाभान्वित हुए इससे। अब ये मैं आंकड़े दे रहा हूं, अगर विपक्ष इसको ना मानना चाहे तो मैं क्या कर सकता हूं या सरकार क्या कर सकती है, लेकिन वो 20,000 लोग जानते हैं जिन्होंने डायलिसिस ली है सरकारी अस्पतालों में जाकर के, जिनका पैसा लगता था पहले प्राइवेटों में जाकर के, अब सरकारी में आकर के वो डायलिसिस फ्री ले रही है। ये भी हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा था। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमने संकल्प पत्र बनाया था उसी के आधार पर अपना काम कर रहे हैं। अब हमने कहा था कि 2 लाख युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देंगे, उसमें से 24,250 को दे दी। अब ये भी विपक्ष को रास नहीं आ रहा, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हरियाणा की जनता और हमारे युवा खुश हो रहे हैं कि हरियाणा की सरकार काम कर रही है। 24,000 को आप इस बार के कार्यकाल में शामिल करेंगे 2 लाख में, या पहले से प्रक्रिया चल रही थी? क्योंकि और सीएम साहब ने जिस दिन ओथ ली उस दिन इनका रिजल्ट आया है, तो क्या ये अब जो 2 लाख है उन्हीं में शामिल होंगे? ये 2 लाख अलग हैं और 24,250 जो कि पहले सरकार बनने से पहले जो रोक दी गई थी भर्ती रोको गैंग ने, उसको हमने बहाल करके, और नायब सिंह सैनी, ये कमिटमेंट की सरकार है। नायब सिंह सैनी जी की कमिटमेंट थी कि भाई मैं नियुक्ति पत्र बाद में लूंगा अपना सीएम का, पहले आप लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे, और वो अपनी बात कमिटमेंट के साथ पूरी की है। तो ये तो वो सरकार है जो कहती है वो करके दिखाती है। ये झूठ फरेब की राजनीति या नकारात्मक राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है कतई भी। अभी सुखबीर तंवर जी ने आरक्षण के बारे में कुछ बातें कही। पहले ही विधानसभा सत्र के अंदर पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज में 5% और स्थानीय निकाय चुनाव में भी उनमें भी 5% तक उनको अपना योगदान लेने के लिए उनको आरक्षण दिया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो आरक्षण को और भी और मजबूती के साथ, और दूसरा, जब वंचित जो अनुसूचित जातियां थी उनको भी उनका हक देने के लिए दोनों को वर्गीकरण किया गया और दोनों अनुसूचित जातियों को भी आगे रख के काम किया गया। ये हरियाणा की सरकार जो नायब सिंह सैनी जी की सरकार है वो किसी को भी वंचित नहीं रहने देगी। हमने अंत्योदय की भावना से नागरिक कल्याण हेतु 22 अक्टूबर को नगर निकायों में समाधान शिविर लगाए। समाधान शिविरों की भी बड़ी चर्चा उठा रहे थे। मैं 22 अक्टूबर से डेट देके बोल रहा हूं कि 22 अक्टूबर से हमने चालू किए। उनमें 93,000 शिकायतें आई, लेकिन उनमें से 75,000 शिकायतों का हमने काम निपटारण कर दिया है। 75,000 शिकायतें अब खत्म हो चुके 96,000 में से। तो ये हमारी कार्यशैली, हम क्यों ना बताएं कि हम 100 दिन के अंदर काम कर रहे हैं। अगर किसी चीज में कुछ खामी थी उसको आज समाधान शिविर लगाकर सरकार काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे 100 दिन का कार्यकाल है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि 100 दिन में कुछ नहीं है। मैं कहता हूं कि आपसे एक काम करना था, आपने लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना था, लेकिन 100 दिन में आपसे वो नहीं बना। संगठन छोड़िए साहब, आपके तो 4 प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी आज आके जाके चले गए, फिर भी फूट गए आपके अध्यक्षों के। लेकिन आपसे अब की बार 100 दिन के अंदर एक एलओपी बनाना चाहिए था, आपसे वो नहीं बना। आप हमारे पे उंगलियां खड़ी ना करें, आप सिर्फ अपना एक छोटा सा काम है वो कर लें। अब महिलाओं की मैं बात करता हूं कि महिलाओं के लिए हमने एलओपी को लेकर तो बार-बार सवाल होते हैं, कांग्रेस वाले हर बार सवाल को टाल जाते हैं। महिलाओं के बारे में 2-3 चलिए लास्ट कमेंट में महिलाओं को लेकर बात कर लीजिएगा। अभी आप सुने, युवाओं को बिना पर्ची खर्ची की नौकरी देना, बीजेपी ने इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया तंवर जी, और इसका एक बड़ा संदेश भी पहुंचा युवाओं में, ये भी आप जानते हैं। अब कहा जा रहा है कि 5 साल में 2 लाख सरकारी नौकरी दी जाएंगी। उससे पहले ये भी कहा जा रहा था कि 10 साल में बीजेपी सरकार ने हरियाणा में जो सरकारी नौकरी दी वो हरियाणा गठन के बाद किसी भी सरकार की ओर से दी गई नौकरियों में सबसे अधिक थे। देखिए ज्योति जी, जो इनके झूठे आंकड़े हैं, जब 70 से 75% लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, और इसका उदाहरण ये है कि 70 से 75% बेरोजगार भी हैं, इसीलिए गरीबी की रेखा के नीचे हैं। तो ये आंकड़ा अपने आप में दम तोड़ देता है। अपने पिछले वक्तव्य में बेनीवाल साहब ने कहा कि इन्होंने पट्टे की जमीनों के मालिकाना हक दिए, रिहायशी प्लाटों के हक दिए। अगर 1 इंच भी आज तक किसी को प्रमाण पत्र दिया हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये झूठ बोलना बंद करे। इसके अलावा नारियल का जो खुद ही विषय उठा रहे थे, हास्यास्पद विषय, और एक एक दाने की जो बात करते हैं, ये एक एक दाने की खरीद उस वक्त दम तोड़ देती है। सरसों और बाजरा पे की खरीद पे आज भी 20 मन पे कैप है। नहीं हो तो ये तथ्यों के साथ बता दें। इसके अलावा जो बहुत ही एक ऐसी घटना वैश्विक जिला गुरुग्राम में हुई पिछले दिनों, एक अनुसूचित जाति के दूल्हे को उसका अपमान करने के लिए
महिलाओं पे भी को भी पीटा गया, उनको चोट लगी और उनको आरोपियों को गिरफ्तार करने की बजाय उस लड़की के पिताजी के खिलाफ और उसके परिवार के 60-65 साल के बुजुर्गों के खिलाफ फैसले का दबाव बनाने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। ये इनकी कानून व्यवस्था की स्थिति है। ये अनुसूचित जाति की बात करते हैं और जिस तरह से इन्होंने बरगलाने का प्रयास किया, मैंने तथ्यों के साथ बताया किस तरह से वार्डों में जो पहले अनुसूचित जाति को आरक्षण था उसमें किस प्रकार से कटौती करके संविधान और आरक्षण की मर्यादा का उल्लंघन किया गया है। उस पर ये बात नहीं करेंगे। ये समाज को बांटने का काम करते हैं। जिस प्रकार से जातिगत वर्गीकरण की बात कर रहे थे, क्या इन्होंने उस जातिगत वर्गीकरण में क्यों नहीं 20% का जो विषय है वो क्यों नहीं आज तक लागू हुआ? निश्चित तौर पे ये झूठे लोग हैं, झूठे आंकड़े हैं और प्रदेश की जनता इनको निरंतर देख रही है। और जो 70 से 75% का जो आंकड़ा है गरीबी की रेखा के नीचे का, वो अपने आप में इस बात को परिचायक है कि इतने ही प्रतिशत लोग हरियाणा प्रदेश में बेरोजगार हैं। क्योंकि सरकार ने बीपीएल का जो हम कहें कि 1,80,000 प्रतिवर्ष आय की है परिवार की, तो ये भी एक फैक्टर रहता है। 1,20,000 जहां हम पूरे देश की बात करें और हरियाणा 1,80,000 कर रहा है, तो ये भी एक फैक्टर अपने आप में है जो कि बीपीएल से नीचे जो आते हैं या गरीबी रेखा से जो नीचे आते हैं उनकी संख्या बढ़ी है हरियाणा में। तो आप ये इस बात को स्वीकार नहीं करते? जो चीजें सरकार के आंकड़े हैं इसमें तो आय का दायरा बढ़ा दिया गया है। आय का दायरा बढ़ा दिया गया है। किसी को गरीबी रेखा से नीचे कौन होगा उसकी आय का दायरा बढ़ा दिया गया है। रुपए का अवमूल्यन भी हो रहा है। नहीं, उस हिसाब से अगर हम देखें रुपए का अवमूल्यन निरंतर जारी है। अगर वो कंपैरिजन करेंगे तो और ज्यादा इनको जवाब देने पड़ेंगे। ठीक है रेड्डी साहब, क्योंकि नौकरी किस स्तर पे थी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया जब इन्होंने लिया था? राज क्या है, आप उसका अनुपात निकाल लें। चलिए, आप हरियाणा की गरीबी रेखा को लेकर जब हम बात कर रहे थे तो उसमें प्रतिवर्ष आय क्या निर्धारित की गई है, उस पर मैंने आपसे बात की। रेड्डी साहब, नौकरियों का मुद्दा, क्योंकि युवाओं को लेकर भी, किसानों को लेकर भी आंकड़ों के साथ बेनीवाल जी बता रहे हैं, महिलाओं को लेकर भी उपलब्धि इनकी ओर से बताई जानी थी। तो उपलब्धियां तो सरकार के खाते में काफी हैं और वो इसलिए भी क्योंकि 2 बार पहले बीजेपी हरियाणा में रही है, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी को निरंतर आगे लेकर चल रहे हैं। सीएम साहब प्रेस वार्ता भी करने वाले हैं, उनकी ओर से भी कुछ नए ऐलान किए जाएंगे। 100 दिन पर कुछ नई घोषणाएं की जाएंगी। हाँ, बिल्कुल कंटिन्यूटी की गवर्नमेंट है ज्योति जी, और इनको 100 दिन का नहीं, मैं तो कहता हूं इनके लगभग 3700 साढ़े 3700 दिन बनते हैं टोटल। उसका भी पूरा हिसाब देने लगेंगे तो इन्होंने उसमें भी ज्यादा कुछ करने का काम नहीं किया। ये रोजगार की बात कर रहे हैं कि हम रोजगार देने का काम करेंगे। आखिर मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, यदि आप इतने ही दृढ़ संकल्प है और हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की आप बात करते हैं, तो आज तक आपने जेबीटी टीचर्स का रिजल्ट क्यों रोक करके रखा हुआ है? आपने जो है सीपीएलओ बेचारे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं आप एक उचित मार्गदर्शन और रास्ता दिखाने का काम करते हैं? क्यों नहीं उनको पक्का करने का काम करते हैं? इसके साथ साथ आप जो है ना, और ये कहते हैं कि हम जो है ना भाई इतने लोगों को रोजगार और देंगे। पहले आपने वायदा किया था कि 50,000 प्रति वर्ष रोजगार देने का काम करेंगे। 10 साल में वो 5 लाख बनते हैं और आप 1.5 लाख को अपनी उपलब्धि बताने का काम कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश के पास। और उसमें भी कितने हरियाणा प्रदेश के होंगे और कितने आउट ऑफ स्टेट के होंगे? हरियाणा से बाहर के कितने लोगों को आपने लगाने का काम किया? आपने तो 80 में से 78 लोगों को, बाहर के लोगों को लेकर नौकरी देने का काम किया। क्या भूल के इसमें जो रोहतक मेडिकल कॉलेज में जब एक इनरोलमेंट का सिस्टम चला था, किस प्रकार से कहां के लोग युवा आकर के नौकरी ले रहे थे और वहां पर कितना बड़ा एक हंगामा हुआ था? आप भूल गए कि जो आप कह रहे हो हमने इतनी नौकरियां दी है, उसमें कितने बाहर के हैं और कितने हरियाणा प्रदेश के? क्या आप इसको भी बताने का काम करेंगे? ज्योति जी ये कहते हैं कि हमारी जो गारंटी के ऊपर मोदी जी की गारंटी है, यानी कि पक्का काम होगा। हाँ, इन्होंने एक पक्का काम जरूर कर दिया। अभी जैसे हमारे साथी राजेंद्र जादौन जी ने बताया कि पीडब्ल्यूडी एसोसिएशन ने मांग की है, जिनका 5 अरब रुपया पेंडिंग है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर वो नहीं देंगे तो हम काम बंद कर देंगे। ये जरूर गारंटी है कि ये समय पर पेमेंट नहीं करते हैं। इसी प्रकार से जींद के हॉस्पिटल का मैंने उदाहरण दिया, वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है ना
बंदर और कुत्तों को काटने की वैक्सीन तक खरीदने का बजट हमारे पास नहीं है। और ये कहते हैं हमने डायलिसिस देने का काम कर दिया, 20,000 लोगों को डायलिसिस की सुविधा हम दे चुके हैं। मेरे भाई पंकज बेनीवाल जी, जींद के हॉस्पिटल में आइए, सामान्य हॉस्पिटल में जहां के डॉक्टर कहते हैं कि बंदर और कुत्तों को काटने की दवा खरीदने तक के पैसे नहीं है। वहां पर डेंटल ऑपरेशन, एक्सरे की 2 मशीनें हैं, दोनों खराब पड़ी है। ये हमारे डॉक्टर कहते हैं। यहाँ पर सिविल सर्जन नहीं है, यहाँ पर चीफ मेडिकल ऑफिसर नहीं है, 50% पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है और 50% स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। कहां से आप डायलिसिस की सुविधा दे दोगे? कहां आपकी मशीनें सारी खराब पड़ी है। हरियाणा प्रदेश के कितने हॉस्पिटलों में ये सुविधा दे रहे हो आप? कितने हॉस्पिटलों में एमआरआई की सुविधा है, कितने हॉस्पिटलों में कैथ लैब है? आप बताइए मुझे जरा, एक भी हॉस्पिटल में कहीं स्टाफ पूरा हो? मेडिकल कॉलेजेस में स्टाफ आपके पूरे नहीं है, 50% जो है ना, वहां भी स्टाफों की कमी है। कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ घोषणा करके आप इस तरह की बातें कर रहे हो। राजेंद्र जादव जी ने एक और बात उठाई कि जीएसटी का जो है ना माफ करने की बात करते हैं। ठीक है, आप माफ कर रहे हैं, ये व्यापारी सरकार है, ये दे नहीं रही है, ये ले रही है, क्योंकि लोगों के सेटलमेंट कर रही है कि कुछ हमारे को दे। वो टैक्स पेंडिंग पड़े हैं जीएसटी के, वो टैक्स किस प्रकार से निकलवाया जाए इन लोगों से, उसके लिए कह रहे हैं कि हम जो है इनका ब्याज माफ करेंगे, पेनल्टी माफ करेंगे, जो मूल है उसका 40% दे दो, 50% दे दो, कुछ तो दे दो भाई। अरे सरकार भी तो दे दो जनता को, ये अच्छी बात है और वो बहुत अच्छा होता। ये किसान की बात करते हैं हम, जो है ना इनको एमएसपी दे रहे हैं, फला दे रहे हैं, ये तो हर बाहर खरीदी गई है। और जो कहते हैं कि 24 जो फसलें हैं हमने जो ऐड की हैं, 24 फसलें, उसमें नारियल को मत देखो, जूट को मत देखो, जो हम खरीद रहे हैं सिर्फ उनको देखो। तो फिर क्या लोगों में भ्रमजाल फैलाने के लिए इनको शामिल करने का काम किया था भाई? ये सरेआम आपकी झूठ आप स्वयं स्वीकार कर रहे हो कि हमने फसलें ऐड की है जो कि हरियाणा प्रदेश में नहीं है, फिर भी संख्या को बढ़ाने के लिए आप इस प्रकार की ऐड कर रहे हो। और बहुत अच्छा होता, किसान ने बार बार मांग की, हम कर्ज के नीचे डूबते जा रहे हैं, फसल खराब हो चुकी है। अभी कुछ ही दिन पहले कितनी ओलावृष्टि हुई थी और कितनी भारी वर्षा के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हुई है, वो आंकड़े के आज तक आपके पास नहीं आए। इस मीटिंग में होता, बहुत अच्छा होता, आप उसकी भी घोषणा कर देते हैं, हम किसानों का मुआवजा पूर्ण मुआवजा जारी कर रहे हैं, वो आपने किया नहीं। आप किसानों का कर्ज माफ करने की भी बात कर लेते हैं, जिस प्रकार से छोटे व्यापारियों का आप कह रहे हो हमने 2,500 करोड़ माफ करने का काम किया, तो कुछ किसानों को भी लाभ देने का काम कर देते तो शायद हरियाणा प्रदेश का किसान भी आपका गुणगान करने का काम करता। इसके बाद आप कह रहे हो हम ग्रीन एयर जो प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे और वो 5 साल में पूरे होंगे, उसके लिए कहां से लेकर के आ रहे हो? हरियाणा गवर्नमेंट बना रही है क्या? 2500 करोड़ का लोन आपने वर्ल्ड बैंक से अप्लाई किया है और कह रहे हैं कि वहां से लोन लेकर के हम करेंगे। पेमेंट आप दे नहीं पा रहे हो, हरियाणा को कर्ज में कर्ज डुबोने का काम करते जा रहे हो। अच्छी बात है, बढ़िया एयर मिलनी चाहिए हरियाणा प्रदेश को, लेकिन सरकार अपने संसाधनों से जुटाने का काम करे ना, तब तो हम मान लेंगे कि लास्ट कमेंट देने का काम करेंगे, पास करने का काम करेंगे। कब करोगे जादव साहब? 100 दिन हो गए सरकार के, आज की जल्द ही बजट सत्र भी होने जा रहा है, तो हम उम्मीद करके चलें कि अब विकास कार्यों की रफ्तार आने वाले दिनों में और ज्यादा होगी, चाहे उसमें संकल्प पत्र को लेकर काम किया जाना हो या चुनाव से पहले जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा करना हो। बजट आ रहा है, अब ये 100 दिन के बाद ही आएगा बजट, तो उसमें किस तरह से रखते हैं तो वो तो फिर अगले 100 दिन की उसमें शुमार होंगी योजनाएं अगर सरकार लाती तो। अभी उन्होंने जो भी डिक्लेयर कर दिया प्रोजेक्ट लेके आएंगे और वो जो है जीएसटी योजना जो है जिसमें माफी, तो सरकार यही चाहती है कि रुका हुआ पैसा जो डिफॉल्टर है वो किसी तरह से दे दें। कुछ उसमें कटौती हो जाएगी बात अलग है, लेकिन पैसे की रिकवरी हो। कुछ लोग सवाल उठाने लग जाते हैं कि जो रेगुलर दे रहा है उसका क्या, सवाल उसका नहीं है जी, जो डिफॉल्टर है हमेशा उसको जो है रियायत देके और उसको माना जाता है कि भाई जो बाकी है वो तुम जमा करा दो और हमें तुम्हें इतना फायदा दे रहे हैं। तो ये तो हमेशा कई और स्कीमों में भी आता रहा है, हाउस टैक्स में भी आता रहा है, कई तरह की जो है जहाँ टैक्स संबंधी वसूलियां होती है उसमें कई बार फिर जब वो अटक जाता है, बहुत सारी रिकवरी जो है रुक जाती है, तो फिर उसमें रियायतें देके किसी तरह से उसको जो करदाता है उसको तैयार किया जाता है मानसिक रूप से कि ताकि वो दे। तो ठीक है कि वो तो है, लेकिन अब सरकार कुछ नया डेवलपमेंट, पहली बात तो यही है कि अर्थव्यवस्था मजबूत करने के उपाय कुछ करने चाहिए। हमेशा जो है उस पर डिपेंड करता है, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी निवेश बढ़ेगा। अब देखते हैं कि ये वो तो पहले ये भी कह रहे थे कि स्टार्टअप हब बनाएंगे हरियाणा को, उसके लिए स्कीम लाएंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बेरोजगारी भी उससे कम होती है, निवेश बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है। लेकिन सवाल ये भी है कि महंगाई को भी कंट्रोल रखिए,
अभी जो है अर्थशास्त्रियों ने बहुत सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा जी ये कि महंगाई इतनी बढ़ गई कि आम आदमी अब खर्च ही नहीं कर पा रहा है, उसकी क्रय शक्ति घट गई। तो अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार कोई संतुलन भी जरूरी है। क्या महंगाई इतनी बढ़ा दो वो खरीद करना बंद कर दे? जब वो खरीद नहीं होगी, खपत नहीं होगी, तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कारखाने नहीं चलेंगे, तो रोजगार कहां से मिलेगा? ये एक अर्थचक्र है। सरकार को इसको समझना चाहिए कि महंगाई वगैरह वो भी नियंत्रित करना चाहिए। ये नहीं कि टैक्स बढ़ाते जाओ। अगर आप टैक्स इतने बढ़ा दोगे तो लोग जो है उन सेवाओं को लेने से जी चुराने लग जाएंगे और वो चीजें खरीदना बंद कर देंगे, किसी तरह से अपना जीवन यापन करेंगे, तो आपके फिर प्रोडक्शन का क्या होगा? ये सवाल उठाया जा रहा है। कांग्रेस ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी इसको लेके। तो ये सब है, इसलिए सरकार को जो है स्टार्टअप बनाने के लिए और जो निवेश को बढ़ाने के लिए कुछ बड़ी स्पेशल योजनाएं लाना चाहिए जिससे कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिले। ठीक है, जब रफ्तार मैं बीजेपी से लास्ट कमेंट ले रही हूँ चर्चा का। बेनीवाल जी, सीएम साहब भी पीसी करने जा रहे हैं, तो जो क्या कोई नई सौगात दी जा सकती है, नई घोषणाएं हो सकती है उनके पिटारे में, या संकल्प पत्र में 2100 रुपए जो महिलाओं को दिए जाने थे, सस्ते सिलेंडर दिए जाने थे, उन्हें पूरा करने का ऐलान हो सकता है? देखिए, सीएम साहब जी जरूर नई सौगात लेकर के आएंगे। 27 तारीख को जब 100 दिन पूरे हो रहे हैं सरकार के, तो उसके उपलक्ष्य में पूरा बायोडाटा लेकर के आंकड़ों के साथ सीएम साहब नायब सिंह सैनी जी खुद आप सबके सामने होंगे। आप सब आमंत्रित रहेंगे। वो एक एक शब्द का आप उच्चारण करके आप सबको बताएंगे कि कैसे हर एक हरियाणवी को और सबका साथ सबका विकास जो नीति है, मूल मंत्र है, उसको साथ लेकर के समायोजन करके कि कैसे हमने हरियाणा को आगे बढ़ाया है, वो सारी की सारी बातें वो रखेंगे। तो मैं महिलाओं की बातें भी कर रहा था आपसे कि महिलाओं के लिए भी हमने पिछले बीते 100 दिनों के अंदर हमने क्या किया। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बीमा सखी योजना का महिलाओं का ही लास्ट कमेंट में कहने वाले थे, तभी मैंने सस्ते सिलेंडर और 2100 रुपए वाला सवाल आपसे लास्ट कमेंट में पूछा। जी, मैं जो अभी तक किया मैं उसके बारे में आपके सामने अपने वो रख रहा हूं। आंगनवाड़ी वर्करों का जो मानदेय वो हमने 750 रुपए तक बढ़ाया है। सहकारी जो उनके साथ सहायता करती हैं उनका हमने 400 रुपए की बढ़ोतरी की है। आंगनवाड़ी वर्करों जो कार्यकर्ताएं हैं जो 100 वर्षों से ज्यादा, 10 वर्षों से ज्यादा जिनका कार्यकाल हो गया, जिनका अनुभव एक्सपीरियंस है 10 वर्षों से ज्यादा का, उनका 14,750 का हमने मासिक पे रखा है। और जो 10 वर्षों से कम अनुभव है या मिनी आंगनवाड़ी वर्कर जिनको बोला जाता है, उनका 13,250 रुपए का मासिक रखा है। सहायक जो उनके जो सहायक हैं उनका 7,900 रुपए मासिक रखा है। प्रदेश में 5 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य हमने रखा है और उसमें से 1,85,000 महिलाओं को लखपति दीदी आज तक बनाया जा चुका है। तो हमने हर एक दर पर दर, चाहे अंत्योदय की भावना की बात करें, चाहे डायलिसिस की बात करें, युवाओं की, महिलाओं की, हमने हर क्षेत्र में काम करने की कोशिश की और ये काम लगातार जारी रहेगा अगले 5 साल तक। और हरियाणा की जनता ऐसे ही हमें मौका देती रहेगी और हम सालों साल हरियाणा की जनता की ऐसी सेवा करते रहेंगे। जीएसटी के लिए भी बातें उठी थी, लेकिन जीएसटी के अंदर हमने इतना बड़ा कलेक्शन किया कि 10,403 करोड़ रुपए का हरियाणा में दिसंबर के 2024 में इतना बड़ा हमारा जीएसटी का कलेक्शन हुआ जो कि 28% लास्ट कमेंट में हुआ है। सुखबीर तंवर जी से भी लास्ट कमेंट लेते हैं, क्योंकि विपक्ष के सुझाव में बहुत बार इस तरह की चर्चा होती है तो पूछती हूँ, कोई सुझाव है कि आगे के लिए सरकार के लिए कांग्रेस का? ज्योति जी, जिस प्रकार के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने प्रस्तुत किए उनका मैं 10 सेकंड में सार बता देता हूं। विगत बजट 1,89,876 करोड़ का था और कर्ज 3,17,982 करोड़ और कर्ज का भुगतान करने के लिए 64,044 करोड़ रुपया रखा गया। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हरियाणा सरकार हरियाणा प्रदेश के हर बच्चे के सर पे कर्ज लेके घी पीने का काम कर रही है। इसके अलावा और कोई कार्य इनका नहीं है। चलिए, शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल हुए, वक्त दिया चर्चा के लिए, क्योंकि सरकार के 100 दिन को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। सरकार उपलब्धियां रख रही है, सीएम भी रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाले हैं और विपक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों को लेकर, उपलब्धियों को लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा